सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। अभी तक मैंने एनवायरनमेंट की 4 क्लासें पढ़ा दी हैं, जिसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के घटक पढ़ा रहा था मैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया था वो सबसे पहले 1935 में एजी टांसले द्वारा दिया गया था। ठीक है, और संपूर्ण इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी का एक साथ अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। अतः विद्वानों द्वारा क्या किया गया, उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया गया और किसी निश्चित एक खंड का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, जिसके 2 कंपोनेंट मैंने बताए थे, जिसके 2 घटक होते हैं। पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट अर्थात जैविक घटक, और दूसरा होता है अजैविक घटक, जिसमें मैंने आपको कल यानी पिछली क्लास में जैविक घटकों के बारे में पढ़ा दिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक। अब अजैविक घटक क्या होते हैं बेटा? पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में अनेक प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक तथा जलवायविक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक प्रमुख रूप से आते हैं इसके रूप में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बनिक पदार्थ रहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ रहेंगे और फिजिकल जो एलिमेंट्स होंगे उनको रखा जाता है हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में, जैसे वायु हो गया, ठीक है, जल हो गया, जैसे आपकी मृदा हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? अबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगी। और मैंने आपको बताया था कि सभी निर्जीव वस्तुओं को अगर हम रखना चाहेंगे तो वो पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के अंतर्गत रखेंगे। तो एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर अजैविक घटकों की वह मात्रा जो एक निश्चित समय में पाई जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि एक इकोसिस्टम में एक निश्चित समय में पाई जाने वाली अजैविक घटकों की मात्रा को क्या कहेंगे? तो आप आंसर करेंगे स्टैंडिंग स्टेट अर्थात खड़ी अवस्था या निश्चित अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? निश्चित अवस्था कहा जाता है या स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किसी भी इकोसिस्टम में इस चीज़ को याद रखेंगे, एक निश्चित समय में पाई जाने वाली अजैविक घटकों की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम इकोसिस्टम के अजैविक घटकों की बात करें बेटा, तो लगातार अजैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। और जैविक घटक लगातार क्या होते हैं बेटा? अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेड़ पौधा जैविक घटक के अंतर्गत आता है, बट जब वह मृत हो जाता है, डेड हो जाता है, तो सड़ने गलने के पश्चात क्या होता है? डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उसको, और जो भी उसके तत्व होते हैं उनको वह वायुमंडल में और मृदा में मिला देते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के पश्चात जैविक घटक किस में बदल गया था? अजैविक में मरने के बाद। ठीक है, डिकम्पोजर्स ने क्या किया बेटा? इसको अलग अलग कर दिया, और यहाँ से फिर क्या हुआ कि पुनः एक जैविक घटक अर्थात पुनः एक पौधे या वनस्पति का जन्म हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि इकोसिस्टम में अजैविक घटक लगातार जैविक घटकों में और जैविक घटक लगातार अजैविक घटकों में परिवर्तित होते रहते हैं। और इसी क्रिया को बेटा, इसी क्रिया को हम कहते हैं खनिज चक्रीकरण। क्या कहते हैं बेटा? इसी क्रिया को हम कहते हैं खनिज चक्रीकरण, या बेटा इसी को कहा जाता है बायोकेमिकल चक्र। क्या बोला जाता है? बायोकेमिकल चक्र। अर्थात आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों का अजैविक घटकों में परिवर्तित होता रहना और अजैविक घटकों का लगातार जैविक घटकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? यह बेटा बायोकेमिकल साइकिल अर्थात बायोकेमिकल चक्र या खनिज चक्रीकरण कहलाता है। अब हम मुख्यतः देखेंगे कि अजैविक घटकों को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो मुख्यतः अजैविक घटकों को भी हम प्रमुख रूप से 3 भागों में ही वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला होता है बेटा अकार्बनिक पदार्थ, दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ, और तीसरा होता है बेटा भौतिक या जलवायविक
पदार्थ। ठीक है, मुख्यतः हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया इसको, मुख्यतः हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, वे समस्त निर्जीव पदार्थ या निर्जीव वस्तुएं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ किसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। जैसे जल हुआ, जल में कोई भी कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, तो जल हो गया। विभिन्न प्रकार के लवण हो गए, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सल्फर हुआ इत्यादि। आप बहुत सारे बता सकते हैं जिनमें कार्बन नहीं होगा। सभी वे पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, कार्बन नहीं पाया जाता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों को किस में रखा जाएगा, आपका पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वायु की विभिन्न गैसें, कुछ गैसें ऐसी हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया इत्यादि। आप और भी बता सकते हैं, आर्गन हो गया। ये सारी की सारी कैसी गैसें हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, अर्थात इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है बेटा, इसके साथ ही साथ दूसरा इसमें पॉइंट आता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, वे सभी पदार्थ जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जिनमें कार्बन पाया जाता है, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा हो गया, और इन सब के अपघटन से बनने वाले उत्पादों में सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा क्या है, यूरिया आता है। यूरिया जिसे कार्बामाइड भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा इसका बेटा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है रासायनिक सूत्र NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसको आप रट्टा मार लेंगे। इसको क्या कहा जाता है बेटा, NH2CONH2 अर्थात कार्बामाइड। कार्बामाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। ठीक है, अब हम बेटा बात करेंगे थोड़ी सी प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की और वसा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, तो सबसे पहले ये आप ध्यान रखिएगा, प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं प्रोटीन। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1938 में वर्जिलियस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जे वर्लिजियस द्वारा किया गया था। इन्हीं को प्रोटीन के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारा शरीर है, जो हमारा बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का 15% 15% किसका बना होता है बेटा, 15% प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई है नहीं आई। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, हमारा जो शारीरिक विकास है, हमारा जो मानसिक विकास है, यह रुक जाता है, अर्थात अवरुद्ध हो जाता है। जो शरीर जिस हिसाब से विकसित होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो पाता, और बच्चा मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। अगर बच्चों की बात करें तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में बेटा सूखा रोग हो जाता है, जिसे मिरास्मस के नाम से जानते हैं, तथा क्वाशियोक्योर नामक रोग भी होता है। ये सारे के सारे रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो प्रोटीन की कमी से शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है, तथा बच्चों में सूखा रोग अर्थात मिरास्मस तथा क्वाशियोक्योर नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, किन किन वस्तुओं से हमें प्रोटीन मिल सकता है। तो प्रोटीन के सोर्स की अगर हम बात करें तो जैसे पनीर हुआ, पनीर खाइए तो आपको प्रोटीन मिलेगा। पनीर हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, अंकुरित अनाज हो गए इत्यादि। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोटीन के सोर्स हैं, सोर्स ऑफ प्रोटीन, अर्थात इनका सेवन करने से हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। ठीक है बेटा, इसके आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम बात करें बेटा तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, अर्थात इन कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से ही हमारे शरीर में सबसे तेज ऊर्जा मिलती है।
जिससे हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं कि इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी को लगभग 50 से लेकर 75% तक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कारण ही प्राप्त होती है। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इनका निर्माण कैसे होता है, तो आप सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2:1 के अनुपात में जब मिला दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है बेटा, 1:2:1। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इसके सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है शकरकंद से मिलता है, आलू खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, गेहूँ खाने से, चावल, मक्का, शक्कर अर्थात चीनी इत्यादि चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो जो आता है वसा। वसा भी बेटा क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात यह भी शरीर को ऊर्जा देने वाला ही एक पदार्थ होता है, ऊर्जा देने वाला ही पदार्थ होता है। और वसा जो है इसे ही मैंने लिख रखा है, क्या कहा जाता है, शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है, अर्थात जो हमारी एनर्जी होती है वो इसी वसा के रूप में स्टोर रहती है। जब हमारे बॉडी को आवश्यकता होती है तो यहीं से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को ले लेते हैं और यह लंबे समय तक क्या करता है, ऊर्जा को अपने में केंद्रित रखता है, अर्थात यह लंबे समय तक ऊर्जा का केंद्र है। कौन बेटा, वसा। आपने देखा होगा कि ऊंट जो है, ऊंट का कुबड़ होता है, उस कुबड़ में क्या होता है बेटा, वसा का ही संग्रहण होता है, वसा ही इकट्ठी होती है, जिससे ऊंट को बहुत ज़्यादा भूख प्यास नहीं लगती। उसका यही एकमात्र कारण है कि उसका जो कुबड़ होता है, उस कुबड़ में क्या होता है बेटा, वसा इकट्ठी होती है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा भी जा चुका है कि ऊंट के कुबड़ में क्या होता है, तो आप ये कहेंगे वसा होता है। ठीक है, अब इसके सोर्स क्या है, वसा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, दूध पीने से, घी इत्यादि से हमें क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होती है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि तीसरा और महत्वपूर्ण अजैविक घटक है जिसे हम भौतिक या जलवायु कारक भी कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम किनको रखेंगे, जैसे प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया इत्यादि आप कह सकते हैं। इन सभी को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, भौतिक या जलवायु कारकों के अंतर्गत रखेंगे। आप एक चीज़ और याद रखेंगे, प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश को जब देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जिनमें से 2 रंगों की मैं चर्चा करूँगा, एक लाल और दूसरा नीला, एक लाल और दूसरा नीला। तो आप इन दोनों से एक चीज़ याद रखेंगे कि जिस प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्रता से होती है, जबकि नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अपेक्षाकृत कम होता है। इसमें क्या होगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी वो कैसी होती है बेटा, यहाँ होती है कम और यहाँ अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। ठीक है बेटा, तो ये इकोसिस्टम का पार्ट 2 था जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो आगे की क्लास के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।